रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, इसके ऑप्शन में स्कोप ऑफ टोटल इनकम आता है इन क्वेश्चन नंबर 4। बट ये जरूरी है कि दैट वी मस्ट डील विथ रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। सो वी कांट इग्नोर रेसिडेंशियल स्टेटस। इसीलिए हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ डिस्कशन किया बच्चों। Why it is necessary to know residential status? सर रेसिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी क्यों है? अभी जो आपने हमको पढ़ाया, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी, एक इंडिविजुअल का स्टेटस तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ही कैन बी ROR, R but NOR, और ही कैन बी NR। सर क्यों किया? आप एक इंसान को क्यों ऐसे बाइफरगेट कर दिए? किसी को ROR बोल रहे हो, किसी को RNOR बोल रहे हो, किसी को NR बोल रहे हो। Why it is necessary to do such classification? तो उसका आंसर है, मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था बेसिस ऑफ चार्जेस में, द बेस एक्चुअली ऑल पर्सन्स आर टैक्सेबल। सभी पर्सन के लिए इनकम टैक्सेबल होता है। बट सर विच इनकम इज टैक्सेबल to which category of person, that will going to know with the help of scope of total income। कौन सा इनकम टैक्सेबल है, कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसर। हो सकता है अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं इंडिया के लिए, मैं अगर इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट हूं तो मेरे कुछ इनकम इंडिया में नॉन टैक्सेबल होंगे। सर कौन से इनकम है जो आपके लिए इंडिया में नॉन टैक्सेबल है? अगर मैं रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं तो कौन से इनकम मेरे लिए टैक्सेबल है, कौन से इनकम टैक्सेबल नहीं है? एक्चुअली टैक्सेबल ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट आई शुड से दैट सर इट शुड बी अ पार्ट ऑफ माय टोटल इनकम और नॉट। मेरे टोटल इनकम का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आई वांट टू रिवाइज दैट एग्जांपल जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों। सुनना जरा। अ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन आईपीएल में जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं ना, मैं फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ क्या वो फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में रेसिडेंट होंगे? क्या आते 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कहां से रेसिडेंट होंगे? सर पॉसिबिलिटी नहीं है उनका रेसिडेंट होने का। हाँ बहुत सालों से खेल रहे हैं तो कभी कभी सेकंड कंडीशन के थ्रू हो सकते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस वो कौन है? नॉन रेसिडेंट है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर प्लेयर 3-3 महीना स्पेंड करता है। कुछ प्लेयर 1 महीने में चले जाता है, कोई 2 महीने में चले जाता है। बट मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक फॉरेन प्लेयर्स फ्रॉम फ्रेंचाइजेस, ही रिसीव्ड इन करोर्स। उसको टीम ओनर से जो पैसे मिलते हैं ना, वो करोर्स में होता है बच्चों, करोर्स में होता है। नाउ क्वेश्चन रेजेस, क्या इंडियन गवर्नमेंट को उस इनकम पर जो उस पर्सन ने अर्न किया फ्रॉम इंडिया, बट ही विल नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट मनी इन इंडिया, वो अपनी कंट्री लेके जाएगा, वहां खर्च करेगा, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को राइट है क्या सच इनकम पर टैक्स चार्ज करना? ऐसे इनकम पर टैक्स चार्ज करने का अधिकार है क्या इंडियन गवर्नमेंट को? दिस इज वन ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब छुपा हुआ है कि आपका स्टेटस क्या है। आप ROR हो क्या, आप RNOR हो क्या, आप NR हो क्या, ये आंसर देगा आपको। इसका जवाब अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। सेकंड एग्जांपल मैंने 2 क्वेश्चन मार्क रखा था। सेकंड एग्जांपल, एक इंडियन मान लेता हूं गल्फ कंट्रीज में, दुबई में पूरे साल भर वहां जॉब करता है। ऐसा सिर्फ इंडिया में 1 महीने के लिए आता है, क्योंकि वो रूल रहता है जो लोग अपनी कंट्री से बाहर जॉब पे जाते हैं ना बच्चों, उनके लिए 1 महीने का रेस्ट पीरियड होता है। तो वो 1 महीना जब इंडिया में आया,
whatever income he earned in foreign country, मैं एग्जांपल लेता हूँ, दुबई में पूरा 11 महीना कमाया, 12 महीना कमाया, वो पेमेंट इंडिया में ला रहा है वो, क्या इंडियन गवर्नमेंट को राइट है क्या to charge tax on such income which is not earned in India, but that same amount will going to spend in India? जो इनकम इंडिया से बाहर कमाया इंडिया में ला रहा है खर्च करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज करने का अधिकार है क्या? वेदर इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर टोटल इनकम और नॉट? इनडायरेक्ट टैक्स तो लगेगा, जीएसटी तो लगेगा, जब जब तू खर्च करेगा जीएसटी लगेगा। आई एम नॉट डूइंग एनी डिस्कशन ऑन इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों, जब जब आप खर्च करोगे इंडिया में तो जीएसटी तो लागू होने ही वाला है। आई एम डिस्कसिंग अबाउट ओनली डायरेक्ट टैक्स। तो क्या वो मेरे इनकम का पार्ट होगा क्या? दिस इज वन क्वेश्चन। मेरे इस दो क्वेश्चन का आंसर यू विल गोइंग टू गेट आफ्टर डूइंग डिस्कशन ऑन स्कोप ऑफ टोटल इनकम विच इज गिवन अंडर सेक्शन 5। क्लियर? आज समझ में मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों आपको? चलो देखते हैं। पहले मैं अपने ओन वर्ड्स में मतलब सिंप्लीफाई करके एक हैंड रिटन बनाया, उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। वो समझ में आ गया ना, खत्म ये टॉपिक। खाली आधे घंटे में बच्चों, आधे घंटे में टॉपिक निपट जाता, खाली वो आपको प्रैक्टिस करना रहेगा बस। थियरी समझ में आया तो टॉपिक खत्म समझ में, ठीक है? तो सबका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक को नाम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5। मैं एकदम 100% कंफर्म करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में रेसिडेंशियल स्टेटस के ऑप्शन में आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 99 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 मींस आई कैन से दैट 99% हमेशा बच्चे स्कोप ऑफ टोटल इनकम ही अटेम्प्ट करते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो रेसिडेंशियल स्टेटस अटेम्प्ट करते हैं। मान लो भगवान न करे सर हमारा नसीब बड़ा खराब है, हम जब जब एग्जाम देने जाते हैं तो जो उलटफेर होता है क्वेश्चन पेपर बनाने में वो हमारे कारण ही होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो रेसिडेंशियल स्टेटस करके जाना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस के ऑप्शन में रेसिडेंशियल स्टेटस ही आ जाए, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के ऑप्शन में स्कोप ऑफ टोटल इनकम आ जाए। मींस फॉर 10 मार्क्स वी कांट इग्नोर इट 100%। मेरा 99% बोला हूं बच्चों में, तो 1% ऑन रिस्क रहेगा। इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस का जो भी 4-5 सम हमने सॉल्व किया है ना, वो आप ऐसा सोचो रेसिडेंशियल के कभी कभी 10 मार्क्स का क्या आता है, ए बी 10 मार्क्स 10 मार्क्स, फिर और में ए बी 10 मार्क्स 10 मार्क्स। मान लो ए और बी में रेसिडेंशियल और स्कोप दोनों आ गया तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं रेसिडेंशियल स्टेटस को हमेशा इंपॉर्टेंस देता ही बच्चों, और आपको भी देना। ओके चलो अब आते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने आपके सामने एक पैटर्न प्रेजेंट किया टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इनकम। नेचर ऑफ इनकम एक कॉलम है, फिर 3 कॉलम रखा है, आर एंड ओ आर, शॉर्ट में बोला मैंने, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आर बट एनओ आर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसको आर बट एनओ आर बोलते हैं। एंड नॉन रेसिडेंट एनआर, नॉन रेसिडेंट एनआर। अब मैंने नेचर ऑफ इनकम लिखा है आपके सामने। नंबर 1, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। भले तो दुनिया के किसी भी कोने में कमाया हो, बट इफ यू हैव रिसीव्ड दैट इनकम इन इंडिया, मैं जो बोल रहा हूँ वो 3 वर्ड पे ध्यान देना, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुआ, भले किधर भी कमाया हो, इंडिया में कमाया हो, बाहर कमाया हो, किधर भी कमाया, बट दैट इनकम इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो सच इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल। फॉर ऑल मीन्स आप आर ओ आर हो तो भी टैक्सेबल है, आप आर एन ओ आर हो तो भी टैक्सेबल है, आप नॉन रेसिडेंट हो तो भी टैक्सेबल है। मैंने वो जो राइट का साइन दिया दैट इंडिकेट्स इट इज टैक्सेबल। इट इज टैक्सेबल मतलब अमाउंट आएगा उधर, राइट का साइन दिया इसका मतलब अमाउंट आएगा उधर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई हैव बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। मैं एक बिजनेस का पार्टनर हूं, वो बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में, जो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है ना, उधर का एक एक्टिव पार्टनर मेरे को इधर लाके देके जाता है, इधर लाके देके जाता है, या तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इवन इफ दैट बिजनेस इज इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इनकम यू हैव रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है,
अगर तू इनकम को इंडिया में रिसीव किया, भले किसी भी कोने में कमाया हो दुनिया के, तो मैं मानूंगा कि इट इज रेसिडेंट इवन इफ यू आर आर ओ आर एन ओ आर और एन आर। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 1 इज ओवर। पॉइंट नंबर 1 बहुत सिंपली क्या बोला, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव होता है, इंडिया में रिसीव होता है, तो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। नंबर टू नंबर टू बोलता है इनकम अर्नड पब्लिक अक्रूड इन इंडिया। मतलब अगर आपने इनकम इंडिया में कमाया या इंडिया से अर्न हुआ, अर्नड, एक्रू होना मतलब ड्यू होना, मिलने वाला है। एक्रूड मतलब ड्यू होना, मिलने वाला है, अभी मिला नहीं, मिलने वाला है इंडिया से। या मैंने इंडिया में कमाया, भले आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके उसको रिसीव करो, मैं आपको कंडीशन पढ़ा रहा हूं। कंडीशन नंबर 1 सेड इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्सेबल फॉर ऑल। कंडीशन नंबर 2 सेज इफ इट इज अर्नड और एक्रूड इन इंडिया, इंडिया में आपने कमाया या इंडिया में ड्यू हुआ है, ड्यू हुआ, मिलने वाला है बाद में। इन सच केस ऑल्सो इट इज टैक्सेबल फॉर ROR, R but NOR एंड ऑल्सो फॉर नॉन रेसिडेंट, तीनों के लिए टैक्सेबल है। मैं एग्जांपल बदलता हूं, जरा ध्यान देना। वो जो IPL का प्लेयर था अपना, फॉरेन प्लेयर, वो इंडिया में पार्टिसिपेट किया, इवेंट इंडिया में हुआ, उसको पैसे इंडिया से कमाया उसने। वो बहुत समझदार है, मतलब वो अपना दिमाग चला रहा है। क्या बोल रहा है, मैं काम करेगा, मैं पहले मेरे कंट्री में जाएगा, फिर ओनर को बोलेगा कि पैसा भेज दो, तो टैक्स बच जाएगा, मैं बच के भाग जाऊंगा। दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल डियर। कंडीशन नंबर 2 सेज व्हाट, कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है, अगर इनकम इंडिया में कमाया तो भले तो दुनिया के किसी भी कोने में छुप कर उसको ले ले, इंडिया से बाहर जाने से पहले उसमें से टैक्स काट लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज इनकम अर्न्ड अक्रूड इन इंडिया, देन इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल केसेस। वो देखते नहीं है आप, ORO, NORO, NRO सबके लिए टैक्सेबल। अब आप खुद ही सोचो ना, सर मिस्टर गेल, वेस्ट इंडीज प्लेयर, वो नॉर्मली यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन IPL, सर वो इंडिया में इवेंट पे पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बोलता है पैसा मैं उधर जाने के बाद देना मेरे को। बच्चों, उसको ट्रांसफर करने से पहले उसमें TDS काट लिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 5 सेज व्हाट, सेक्शन 5 सेज व्हाट, इफ इनकम इज अर्न्ड इन इंडिया, तो आप कोई भी हो, नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट हो, आपके लिए टैक्स लगेगा, मतलब लगेगा। क्लियर बच्चों? तो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों का कंक्लूजन सुनना, दोनों को एक साथ में कैसे बोलूंगा, दोनों को एक साथ में कैसे बोलूंगा। इफ एनी इनकम अर्न्ड इन इंडिया, मतलब कमाया, और रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों में से एक भी इंसिडेंस अगर इंडिया के अंदर हुआ, दोनों में से एक भी इंसिडेंस अगर इंडिया के अंदर हुआ, तो मान लो वो इनकम तीनों के केस में क्या है, टैक्सेबल। आई होप डाउट क्लियर हुआ बच्चों। किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है क्या पॉइंट नंबर 1 और 2 को लेकर? मैं फिर से रिपीट करता हूं, नंबर 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन करूं, एक ही साथ मेरे को बोलने का रहेगा, तो मैं ऐसा बोलूंगा, इंडिया में अगर कमाऊं या इंडिया में रिसीव करूं, ये दोनों में से एक हादसा भी इवेंट इंडिया में हुआ, तो दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन ऑल 3 केसेस। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अभी कैसे बोल रहा है ये लाइन, इनकम कमाया भी बाहर, रिसीव भी बाहर हुआ, दोनों बाहर हुआ। अब कभी कभी ना कोई कोई बच्चा मेरे को ऐसा बोलता है, तो जब कमाया बाहर, बाहर ही मिला, तो हम क्या करें, हम लोग तो इंडिया में बैठे हैं। अरे लेकिन वो बंदा इंडिया के लिए रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो बंदा इंडिया के लिए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट है, तो ऐसे इनकम का मैं क्या ट्रीटमेंट दूं इंडिया में? तो सुनना आगे, आगे लिखा हुआ है बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। उसने गलती कर दी, बिजनेस बाहर है, इनकम मिला भी बाहर, लेकिन इंडिया से बैठे उसका सेटअप रखा था, सेटअप बोले तो कंट्रोल, मैनेजमेंट इंडिया से करता था, एक ऑफिस डाल के रखा था इंडिया में, बिजनेस बाहर है, प्रॉफिट भी मिलता बाहर ही है, लेकिन इंडिया से कंट्रोल करता है वो बंदा। अगर ऐसा हुआ ना, तो सच इनकम इज टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
वो टैक्सेबल है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो इनकम उसके लिए टैक्सेबल नहीं है बच्चों। कैंसलेशन का साइन है, इनकम उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। समझ में आया? कमाया बाहर, मिला बाहर, इंडिया से कंट्रोल था, इंडिया से कंट्रोल था, तो ऐसा इनकम नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, रेसिडेंट के दोनों कैटेगरी के लिए टैक्सेबल है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, मल्टीपल चॉइस में, याद रखना। चलो नंबर 4 में आओ। नंबर 4 और 3 में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। क्या लिखा देखो, इनकम्स अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बाहरी कमाया बाहरी मिला, बट ऑल्सो कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सर उसका कंट्रोल भी इंडिया में नहीं था। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं बच्चों, मैं एग्जांपल लेता हूं, अंबानी, ऐसे लोग अपने बिजनेस का सेटअप, कुछ ऐसे बिजनेस वो लोग फॉरेन कंट्रीज में भी स्टार्ट करते हैं। बिजनेस बाहर है, मतलब इनकम अक्रू बाहर से हो रहा है, अर्न्ड बाहर से हो रहा है, और ये भाई बाहर जाता भी है, मतलब इनकम रिसीव्ड भी बाहर से ही हो रहा है, बट कंट्रोल करने के लिए भी बाहर जाता है। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, कंट्रोल करने के लिए भी बाहर जाता है, महीने में 2 महीने में एक बार जाके विजिट देख के आता है। बट अगर वो इंडिया के लिए रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो कैसे डिसाइड होता है वो हमने पढ़ लिया। मान लो अगर इंडिया के लिए वो रेसिडेंट है तो बच्चों, even if that income is earned received outside India and controlled from outside India, अगर वो ROR है तो उसके लिए टैक्सेबल, ROR है तो उसके लिए टैक्सेबल। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ना सर, इंडियन गवर्नमेंट को तो फायदा है इसमें, कमाया बाहर, मिला बाहर, कंट्रोल भी बाहर, लेकिन अगर वो इंसान इंडिया के लिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट उस इनकम को टोटल इनकम में कंसिडर करेगी, बट नॉट ऑर्डिनरी में नहीं करेगी, नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं करेगी। अगर मैं एनआर हूं इंडिया के लिए तो ऐसे इनकम मेरे टोटल इनकम में नहीं आएगा, मैं एनओआर हूं तो भी मेरे टोटल इनकम में वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इज इट क्लियर? नंबर 3 और 4 में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ओआर एनओआर एनआर में नहीं आएगा। सर कंट्रोल भी बाहर है तो सिर्फ ओआर में आएगा, एनओआर और एनआर में नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर 5, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट के बदले रेमिटेड टू इंडिया। बच्चों रेमिटेड वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर करना इंडिया में। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट का मतलब है पिछले साल का नहीं है, बहुत पहले कमा के रखा हुआ प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं है, बहुत साल पहले कमा के रखा हुआ प्रॉफिट था, मैंने उसको इंडिया में लाया, ट्रांसफर किया। तो सिंस दैट इनकम इज नॉट अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर, इट विल नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल इन एनी ऑफ दीज 3 केसेस। किधर भी टैक्सेबल नहीं होगा बच्चों, तीनों के केस में वो इनकम नॉन टैक्सेबल है। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है आपको, रेस्पेक्टिव कॉलम का टोटल करने का, और वो टोटल को हम नाम देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। दैट्स इट, इतना ही बेसिक रूल है फॉर स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इज इट क्लियर? बच्चों इतने टेबल को मैं सिर्फ 2 या 3 लाइन में समझाता हूं, सुनना फिर से। इनकम अगर इंडिया में कमाया, इनकम अगर इंडिया में रिसीव किया, दोनों में से एक हादसा भी इंडिया के अंदर होता है ना, तो तीनों जगह टैक्सेबल है, तीनों जगह कंसिडर करने का, तीनों जगह उसको इनकम कंसिडर किया जाएगा। बट इनकम बाहरी कमाया बाहरी मिला, दोनों बाहर, इनकम कमाया बाहर मिला भी बाहर, लेकिन उसका मैनेजमेंट इंडिया से था, उसका मैनेजमेंट इंडिया से था, तो आर बट एनओआर में टैक्सेबल है, एनआर में नहीं। सर बाहरी कमाया बाहरी मिला, कंट्रोल के बारे में कुछ बोला नहीं, तो समझने का इट इज कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कंट्रोल इन इंडिया ऐसा बोला नहीं, मतलब समझने का इट इज कंट्रोल आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे केस में इट विल बी टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ आर एंड ओ आर बट एनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है? एंड नेक्स्ट, लास्ट में ऐसा बोला है, इफ यू हैव बॉट एनी प्रॉफिट टू इंडिया, अगर कोई आपने पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट इंडिया में लाया, तो आप कोई भी हो, ओआर हो, एनओआर हो, एनआर हो, इन ऑल 3 केसेस इट विल गोइंग टू बी नॉन टैक्सेबल, मतलब कंसिडर करने का नहीं उसको। फिर तीनों कॉलम का टोटल कर दिया, उसको नाम होता है ग्रॉस टोटल इनकम।
सम कैसे पूछा जाता है थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट लाइंस है जो हमको सम करते वक्त याद रखना है, जरा लिख के लो, किधर नोटबुक में हेडिंग दो, की पॉइंट्स, नोटबुक में हेडिंग दो, की पॉइंट्स लिखो। नंबर 1, मैं स्क्रीन पे नहीं ला रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, फिर स्क्रीन पे ढूंढते मत बैठना कहां पर है। आई एम डूइंग डिक्टेशन। लिखो बच्चों, नंबर 1, इफ income received given, if income received given, but place of earning not given, but place of earnings not given, comma, then it should be assumed that income is earned from same place where it is received, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना। ये हो गया, एक नोट हो गया। ऐसा मैं 3 नोट लिखवाऊंगा, पहला नोट हो गया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो। मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर रिसीव्ड इन श्रीलंका, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर रिसीव्ड इन श्रीलंका। तो बच्चों क्वेश्चन में तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि इनकम है श्रीलंका में मिला, रिसीव्ड इन श्रीलंका, लेकिन ये नहीं बोला कमाया किधर। तो अभी कुछ बच्चे मन में सोचते होंगे, क्या सर श्रीलंका में मिला तो समझ लेंगे श्रीलंका में ही कमाया। आई होप डेफिनेटली आप भी मन में यही सोचते होंगे। कुछ नहीं बोला, लेकिन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई कोई स्मार्ट बच्चे होते हैं, माइंड में क्वेश्चन रेज करते हैं, सर खाली रिसीव्ड बोला है, कमाया किधर बोला नहीं। तो इट शुड बी अज्यूम्ड कि इफ दैट इनकम इज रिसीव्ड इन श्रीलंका and nothing is mentioned about from where it is earned, then it should be assumed that the place from where we have received income, from the same place we have earned that income, जहां से हमने उसको लिया, रिसीव किया, वही जगह से कमाया, ऐसा उसका अजम्पशन होता है बच्चों। ठीक है, चल नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2 लिखो। if place of income earned is given, if place of income earned is given, but place of receipt not given, place of receipt not given। मिराज अपना डिवाइस म्यूट कर बेटा। प्लेस ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट बोलो तो रिसीव्ड, नॉट गिवन, कॉमा, देन इट शुड बी अज्यूम्ड एज income received from the same place, income received from the same place from where it is earned, from where it is earned,
ओके, फुल स्टॉप रखो। इसका भी एग्जांपल देता हूं, सुनो बच्चों। मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, मेरा दुबई में एक बिजनेस है, वहां से इनकम, मतलब इनकम का अर्नड प्लेस दिया है दुबई, लेकिन पूरे क्वेश्चन में रिसीव्ड के बारे में किधर भी कुछ भी नहीं लिखा है, रिसीव्ड के बारे में किधर भी कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये अजम्पशन है, ये ऑटोमेटिकली समझा जाता है, एक कॉमन सेंस है, कॉमन मैन यही समझना चाहिए। सर अगर आप बोल रहे हो इनकम इज अर्नड फ्रॉम दुबई, then if about receipt nothing is given in question, then it should be assumed as कि जहां से कमाया वहीं से रिसीव हुआ, दुबई से कमाया दुबई में ही मिला, ऐसा समझना है आपको। क्लियर? ओके, मतलब क्वेश्चन नंबर, मतलब मैं जो की पॉइंट 1 और 2 लिख के दिया हूं ना, बोथ आर वाइस वर्सा। रिसीव्ड दिया है, एक्रूड नहीं दिया है, अर्नड नहीं दिया है, तो अजम्पशन लेने का जिधर रिसीव्ड है उधर ही एक्रूड है। एक्रूड दिया है, रिसीव्ड नहीं दिया है, तो सर जिधर एक्रूड है समझने का वहीं पर रिसीव्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट लाइन लिखो, जल्दी से लिखो लास्ट लाइन। इनकम रेमिटेड, इनकम्स रेमिटेड, रेमिटेड मतलब ट्रांसफर्ड, ब्रैकेट में लिख के लो, इनकम रेमिटेड is not important for determination, is not important for determination। बच्चों टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, मैं फिर से लिंक सेंड करता हूं 5 मिनट में। क्या बोला लास्ट लाइन फिर से सुनना, इनकम रेमिटेड ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन, उसका कोई मायने नहीं होता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ दुबई रेमिटेड टू इंडिया, तो बच्चा ना बहुत सोच में पड़ जाए, यार रेमिटेड टू इंडिया, रेमिटेड का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, रेमिटेड को इग्नोर करने का, वो इनकम कमाया दुबई में, मिला भी दुबई में, रेमिटेड ट्रांसफर्ड वर्ड दिया रहेगा तो इसको इग्नोर करने का, वी शुड नॉट कंसिडर दिस पॉइंट। हाँ, सम करते हो बहुत मायने रखता है ये पॉइंट, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो